कोटा में भी सुसाइड जी। के केसेस आए हैं, बीकानेर में भी आए हैं। तो ये एक साइन है, ये एक रेड फ्लैग है कि बात नहीं की जा रही है। बच्चे बात नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे हेल्प बच्चों तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, सबसे बड़ा साइन है कि अब हमें सीरियसली लेना चाहिए इस चीज़ को एंड स्कूल से ही शुरुआत करनी चाहिए। एक एज़ अ कम्युनिटी, एज़ अ टीम हम सबको मिलके इस बारे में सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए। बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। जी। तो ऐसे कौन से संकेत है जिससे माता-पिता को या स्कूल्स को पता चल जाए कि बच्चे का मानसिक संतुलन थोड़ा-सा चेंज हो रहा है? मतलब ऐसे क्या संकेत हैं? बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जो अगर आप एज़ अ पेरेंट आप सतर्क हैं, नोटिस कर रहे हैं अपने बच्चे को स्कूल्स और पेरेंट्स से मिलना चाहिए। और बच्चा क्यों नहीं बात कर पा रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं पेरेंट्स जज कर रहे हैं, 100% एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम लोग थेरेपी में जैसे हम अनलर्निंग करवाते हैं, तो बच्चों को या इवन हम सबको हर फ़ेज़ के साथ, हर फ़ेज़ में अनलर्न करना है। पीछे का छोड़ना है जो अब आगे काम का नहीं है। अनलर्न, लर्न एंड रीलर्न। अगर आप सपोज़ यहाँ से शिफ्ट होते हैं किसी और कंट्री में, जी। क्या आपको लगता है ये सब चीज़ें वहाँ आप रह पाएँगे इन सब चीज़ों के साथ जिन चीज़ों से आप अभी रह रहे हैं? नहीं। अच्छा, आजकल एक बड़ी बीमारी मोबाइल की भी हो गई है। उसका एक तरह से एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन है बिल्कुल। तो वो एडिक्शन कैसे छूटे? अ, हेल्दी अल्टरनेटिव्स देके स्कूल्स में एक ऐसा बेंच बनाया जाता है, ये फ़ॉरेन में कॉन्सेप्ट है कि उस बेंच पे सपोज़ कोई किसी दिन अच्छा फ़ील नहीं कर रहा है या कोई एक इमोशनली हाई फ़ील कर रहा है, तो वो उस बेंच पे जाके बैठता है एंड बाकी जो बच्चे हैं, उनको पता चल जाता है कि आज इसको हमारी ज़रूरत है। व्हेयर एज़ मुझे हर बार ऐसा लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा हम पेरेंट्स को है। हम पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि हम कब बच्चे की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करेंगे। 100 आउट ऑफ 100 लाने ज़रूरी नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य का हेल्दी होना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है मानसिक रूप से हेल्दी होना। और सही मायने में शारीरिक से भी ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक रूप से स्वस्थ होना है। आज हमारे बीच चर्चा के लिए उपस्थित है रिद्धि डोमरा। ये मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है। ये न केवल साइकोलॉजिस्ट है बल्कि साइकोथेरेपिस्ट भी है। ये बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनकी अलग अलग उम्र की बदलती परिस्थितियों और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों पर लगातार काम कर रही है। बच्चों में मोबाइल की लत हो या देश में हो रही सुसाइडल अटेम्प्ट की घटनाएं हों या बच्चों में बढ़ती अपराध की प्रवृत्ति हो, ऐसे ही कई सवालों पर आज हम इनसे विस्तार से बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत। आप देख रहे हैं टॉक विद बीएमआर। टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप साइकोलॉजिस्ट हैं। जी, आपने पहले पढ़ाई पत्रकारिता की, जी। तो फिर आपने फील्ड चेंज कर लिया। इसकी कोई खास वजह? मैंने मास्टर्स मास कॉम किया है, जर्नलिज़्म किया है। जब बीकानेर में आई तो उस टाइम मैं राइटिंग कर रही थी, मैगज़ीन्स के लिए लिख रही थी, वुमेन्स एरा के लिए लिखती थी मैं रेगुलर। फिर ऑनलाइन का ट्रेंड स्टार्ट हो गया ब्लॉगिंग का और ब्लॉगिंग की है मैंने, पेड कंटेंट राइटिंग की है parentune.com के लिए। और बीकानेर में क्योंकि मेरा इंडियन एक्सप्रेस में थी, इंग्लिश का था, तो हिंदी में मैं इतना कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करती थी कि मैं हिंदी उतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँगी या नहीं। जी। तो इस वजह से राइटिंग का इतना मैं नहीं कर पाई हिंदी में। और उस टाइम रेडियो स्टेशंस और वो सब भी नहीं थे, तो मैं एक्टिवली शायद जर्नलिज़्म को परस्यू नहीं कर पाई और इस फ़ील्ड में राइटिंग पे ही फ़ोकस रहा मेरा। बट देन 5 इयर्स बैक
मैं डेस्टिनी को इसमें बहुत मेजर रोल मानती हूँ कि ये एक ऐसा साइकोलॉजी, काउंसलिंग मुझे लगता है कि ये मेरे तक पहुँचाया गया है। बिकॉज़ मेरा कोई प्लान नहीं था, काउंसलिंग में आने का, साइकोलॉजी में आने का। आई वाज़ वेरी हैप्पी राइटिंग एंड बुक भी मैंने एक को-ऑथर हूँ मैं एक बुक में भी। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ। तो बुक अभी भी चल रही है, इन प्रोसेस है। तो मैं लिख आई एम वेरी हैपीली आई एम वेरी हैप्पी राइटिंग। मैं मुझे अच्छा लगता है लिखना और प्रोफ़ेशनली भी मैं अगर आप बोलो तो मैं अच्छा कर रही हूँ राइटिंग में भी। जी। लेकिन साइकोलॉजी जस्ट हैपेंड टू मी एंड ये शायद यूनिवर्स का इसमें रोल है। विधि का विधान कह बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। ये कंप्लीटली इसमें उनका ही मुझे लगता है यूनिवर्स ने मुझे ये असाइन किया गया है रोल और एंड देन मैं सेकंड टाइम जब प्रेग्नेंट हुई, कंसीव किया मैंने, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे काउंसलिंग का कोर्स करना है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। तब अच्छा। मैंने सर्च किया कि क्या-क्या कोर्सेज़ हैं जो मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने 1 ईयर का गाइडेंस एंड काउंसलिंग का किया, फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें। फिर मुझे प्रोफ़ेशनली भी लगा कि मैं करना चाहती हूँ इसको आगे और आगे तक लेके जाना चाहती हूँ और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं रिलेट कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने मास्टर्स साइकोलॉजी की उसके बाद। अभी नाउ आई एम अ कंप्लीट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। फिर मैंने ट्रेनिंग्स की एंड मुझे कोविड का बहुत फ़ायदा मिला कि उस टाइम लॉकडाउन 2 साल वो कोविड में चला गया कि बेटी हुई और फिर लॉकडाउन हो गया और मैं ट्रेनिंग्स उस टाइम सब ऑनलाइन हो गई। तो मैं उस चीज़ का एडवांटेज ले पाई कि मैं अपनी ट्रेनिंग्स अच्छे से की, मैंने सीखा, मैंने अलग-अलग थेरेपीज़ सीखी हैं, जो कि हमारे सेशंस में काम आती हैं, काउंसलर्स के काम आती हैं। सो मैं ट्रेन्ड हूँ सारी थेरेपीज़ में, सीबीटी, माइंडफुलनेस, स्टोरी टेलिंग, आरईबीटी, सो ये सब मैंने किया। सो मेजरली यूनिवर्स ने मुझे एक पर्पस दिया है और अब जब मैं पिछले 4 साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ माय लाइफ इन साइकोलॉजी एंड मीटिंग क्लाइंट्स, मुझे अंदर से ये एक्सपीरियंस हुआ कि ये मेरी लाइफ का पर्पस है कि मैं एक हेल्प एक्सटेंड कर पा रही हूँ लोगों तक, उनको हील करने में हेल्प कर पा रही हूँ विद साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड थेरेपीज़। अभी स्पिरिचुअली भी काफ़ी गुरुज़ आ गए, सब हील करने की कोशिश कर रहे हैं सबको। बट मुझे लगता है कि साइकोलॉजी में ये है कि आपके पास एविडेंस बेस्ड थेरेपीज़ हैं, जिनका प्रूफ है, जो अ, साइकोलॉजिस्ट ने, बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने वो थेरेपीज़ बनाई हैं। तो एविडेंस है उन थेरेपीज़ का। जी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले 3 वर्ड एक जैसे हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट जी, और साइकियाट्रिस्ट। जी, तो ये तीनों अलग-अलग हैं, जी, बिल्कुल, चूँकि आम आदमी को पता नहीं है राइट, कि उनको ये लगता है तीनों एक ही चीज़ है। तो यस। मैं ये जानना चाहूँगा बहुत सरल शब्दों में, ताकि सभी को समझ में आए कि ये वास्तव में तीनों अलग-अलग है या तीनों एक ही हैं? नहीं, बहुत अलग अलग-अलग है। है तो कैसे हैं? फ़ील्ड एक ही है। हुँ। ये तीनों साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट एज़ अ टीम काम करते हैं। बट इनको जो असाइन किया गया है, इनके रोल्स हैं, डिपार्टमेंट जैसे एक ही है, मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट है सपोज़। उसमें ये 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ असाइन की गई हैं। जैसे जो साइकोलॉजिस्ट है, सबसे पहले उसका रोल आता है कि वो असेसमेंट करता है। साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी टेस्ट आते हैं। वो सबसे पहले अगर आप एक क्लिनिक में आ रहे हैं, एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वो साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे कि आप ये टेस्ट करवा के आइए एंड आप एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपका असेसमेंट निकालेगा, एक स्कोर देगा, फिर वो आगे साइकियाट्रिस्ट पास जाएगा। साइकियाट्रिस्ट देखेगा कि क्या केमिकल इश्यूज़ हैं, क्या केमिकली इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर है, तो वो उसको केमिकली डायग्नोज़ करेगा कि ये डिसऑर्डर है या ये इस कैटेगरी का प्रॉब्लम है।
मेडिकली जो ट्रीटमेंट है, केमिकली जो ट्रीट करना है, वो एक साइकियाट्रिस्ट करता है। अब रोल आता है साइकोथेरेपिस्ट का। मेडिसिन और थेरेपी ये दोनों एक पेशेंट पे, क्लाइंट पे साथ में काम करती हैं। एक तरफ से आप मेडिकली केमिकली अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, मेडिसिन्स जा रही हैं। दूसरी तरफ से एक साइकोथेरेपिस्ट आपको थेरेपी दे रहा है। जी। तो एवरीथिंग ऑल टुगेदर ये एक पेशेंट को हेल्प करता है ट्रीट करने में और हील करने में। इन तीनों में ये डिफरेंस है। तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल, जुड़े पर हुए हैं लेकिन अलग-अलग रोल। सेगमेंट है, बिल्कुल, अलग-अलग वो है। बिल्कुल। लोगों में एक आम धारणा है कि थोड़ा-सा भी दिक्कत होती है मान पहली बात तो जाते ही नहीं है जी, क्योंकि बिल्कुल, इंडिया में ये कल्चर है नहीं। बाकी कहते हैं चलो पागल वाले डॉक्टर के पास चलते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाते हैं। बिल्कुल। उनको साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट का तो पता ही नहीं है। अभी नहीं है। हाँ जी। आप इसको कैसे देखते हैं? अ, यस, मुझे लगता है कुछ अगर आपको इनिशियली जैसे कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, आपको कुछ ऐसे साइन्स समझ में आ रहे हैं, आपको ऐसा कुछ रेड फ्लैग मिल रहा है, रेड फ्लैग मतलब आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ नॉर्मल नहीं है। जैसे भूख, एपेटाइट में जैसे चेंजेस आ गई हैं, नींद में कुछ चेंजेस आ गई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, रूटीन में जो मेरा दिनचर्या रहती है, उसमें भी कुछ चेंजेस आ रही हैं या मेरी बॉडी में मैं कुछ नोटिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट नॉर्मल और न देयर इज़ समथिंग जो रूटीन से नहीं जा रहा है। तो इमीडिएटली क्योंकि एक प्रोफेशनल हेल्प अब है आपके पास, जो पहले इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं थी। अब इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है आपके पास। जी। तो सबसे पहले आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उसे बताना चाहिए। वो फिर आपको जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक असेसमेंट आपके टेस्ट परफ़ॉर्म करेगा कि आपकी उस टाइम मनोस्थिति क्या चल रही है। उसके आधार पे एक साइकोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकता है कि अगर उसको लग रहा है कि इसको केमिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, तो वो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र करेगा एंड वही जैसे मैंने पहले बताया कि ये एज़ अ टीम काम करेंगे। अगर कुछ लगता है कि केमिकली नहीं ज़रूरत है, तो सिर्फ़ थेरेपी से ही ठीक किया जा सकता है, तो फिर साइकियाट्रिस्ट पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम में आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है। मेजरली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो थेरेपी से ही ट्रीट हो जाती हैं। और रिधि मूल बात तो ये है कि आदमी अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाता कि मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं और उसको लगता है कि यदि मैंने ये बात बता दी तो लोग मुझे पागल समझेंगे। इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आए? वो अपने आप को कैसे तैयार करें कि हाँ, मुझे जाना है? इसकी शुरुआत मुझे लगता है बिगिनिंग से ही हो जानी चाहिए। स्कूल्स में एजुकेटिव प्रोग्राम्स करिकुलम में ऐड करना, अवेयरनेस कैंपेन्स जैसे अब बहुत से आप देखो इवन थिएटर आर्टिस्ट भी इस इशू को लेके बात कर रहे हैं। अपने जो प्लेज़ हैं मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे बेस्ड नुक्कड़ नाटक कर रहे कर हैं। रहे हैं। जी। इवन हमारी मूवीज़ क्योंकि जब एक टॉपिक उठाना होता है सोशली जो एक उठाना होता है, आप देखोगे आजकल बहुत सी मूवीज़ मेंटल और इमोशनल हेल्थ इवन डिसऑर्डर्स पे जैसे साइकोपैथ्स पे, साइको किलर्स होते हैं, उन पे बहुत सी मूवीज़ आ रही हैं अब। मतलब इंटरनेशनली हॉलीवुड में तो आती ही थी, लेकिन अब बॉलीवुड हमारा हिंदी में भी बहुत सी सब्जेक्ट्स इस पे बेस्ड आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पे बेस्ड आ रहे हैं, इमोशनल इश्यूज़ पे आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि अ, बहुत बिगिनिंग से ही इसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। स्कूल्स में बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों तक इस चीज़ को एजुकेट बच्चों को किया जाए एंड इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया जाए। बिकॉज़ हम और आप जितना इस बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल टू टॉक अबाउट इट। जी। एंड अगर हम ओपनली किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं, तो वो नॉर्मल है। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मल तो नहीं है। फिर वो एक दैट मीन्स उसके साथ हम कुछ ना कुछ स्टिग्मा कनेक्टेड है अभी भी। तो वन इज़ स्कूल, सेकंड इज़ पेरेंट्स, योर फैमिली। आप अपने फैमिली
अगर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है तो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। इवन जॉइंट फैमिली सेटअप है तो इफ नॉट विद एल्डर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, एटलीस्ट पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये ओपन कम्युनिकेशन रख सकते हैं एंड रखना चाहिए। इसकी शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसकी शुरुआत पेरेंट्स को करनी है, इसकी शुरुआत स्कूल्स को करनी है, इसकी शुरुआत मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी करनी पड़ेगी और करनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ करिकुलम स्कूल्स में लाया जाए। इमोशनल हेल्थ एजुकेशन, इमोशनल अवेयरनेस एजुकेशन इम्पार्ट होना चाहिए, ये कंपल्सरी होना चाहिए करिकुलम में। रादर सीबीएसई ने तो साइकोलॉजिस्ट की टीम को कंपल्सरी कर दिया। एक साइकोलॉजिस्ट कंपल्सरी किया है सीबीएसई ने। कहाँ, स्कूल में? यस, सीबीएसई ने कंपल्सरी किया है। अच्छा, ये स्कूलों में कंपल्सरी है? यस, अभी तो वहाँ पर है ऐसी पोस्ट? बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी साइकोलॉजी टीम बैठ रही है, हुँ। जहाँ वो इमोशनल हेल्प हर एक स्कूल में है ये? अभी बीकानेर में नहीं स्टार्ट हुआ है, बट बड़ी सिटीज़ में ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देयर इज़ अ फुल साइकोलॉजी टीम in every school is providing this help to the students, to the parents, even for the career guidance, even for the career counseling, emotional education के लिए, emotional awareness के लिए, mental health issues के लिए। अभी इतने हमने देखा है कोटा में भी सुसाइड जी। के केसेस आए हैं, बीकानेर में भी आए हैं। तो ये एक साइन है, ये एक रेड फ्लैग है कि बात नहीं की जा रही है। बच्चे बात नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे हेल्प बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, सबसे बड़ा साइन है कि अब हमें सीरियसली लेना चाहिए इस चीज़ को एंड स्कूल से ही शुरुआत करनी चाहिए। एक एज़ अ कम्युनिटी, एज़ अ टीम हम सबको मिलके इस बारे में सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे आपने कहा कोटा में सुसाइड हो रहे हैं, अभी तो ये नेशनल मुद्दा बना नेशनल हुआ मुद्दा है, बिल्कुल। है ना? तो मेरा एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। जी। तो ऐसे कौन से संकेत है जिससे माता-पिता को या स्कूल्स को पता चल जाए कि बच्चे का मानसिक संतुलन थोड़ा-सा चेंज हो रहा है? मतलब ऐसे क्या संकेत हैं? बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जो अगर आप एज़ अ पेरेंट आप सतर्क हैं, नोटिस कर रहे हैं अपने बच्चे को, उसके सबसे पहले तो एपेटाइट में चेंज आता है। भूख या तो ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है। कुछ भी इनमें से है तो दैट इज़ वन साइन। इनसोम्निया हो रहा है, नींद अ, नहीं आ रही है या नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा, ज़्यादा आना भी यस, चेंजेज़ है इट ये? इज़ अ रेड फ्लैग कि अगर हुँ। आप बहुत लेथार्जिक फ़ील कर रहे हैं, आपको बहुत आलस आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा या बहुत कम सो रहे हैं, आपको नींद ही नहीं आ रही है। सो ये कुछ भी एक्सट्रीम्स में अगर हो रहा है, भूख ज़्यादा लगनी, भूख कम लगनी, नींद ज़्यादा आनी, नींद कम आनी। छोटे बच्चों में जैसे नोटिस किया जाता है कि बेड वेटिंग होती है, नेल बाइटिंग होती है या बॉडी में जैसे एंग्जायटी, जैसे वन लेग शेक होता है या तो पेरेंट्स को थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा अलर्ट होना पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ भी सिम्पटम आ रहा है या इमीडिएटली कुछ एकेडमिक, सपोज़ आपका बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा था, 8th तक बहुत अच्छा था, एकदम से डाउन चला गया। सो एकदम से डाउन जाने का क्या रीज़न है? आप सिर्फ़ उसके पीछे वो देख रहे हो कि ये डाउन चला गया, लेकिन आपने ये नोटिस ही नहीं किया कि बच्चा पिछले 2 साल से शायद कुछ ऐसा फ़ील कर रहा हो अंदर से, जो वो खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहा हो या शायद उसको एंड सिर्फ़ एक प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे सपोज़ कोई हो सकता है कोई उसका फ्रेंड उसको बुली कर रहा हो या कोई स्कूल में किसी टीचर ने उसको कुछ कहा हो जो वो सेंसिटिव वो नहीं ले पा रहा हो। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड वो कैसे रहा जा सकता है, मैं हमेशा बोलती हूँ पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं, डीप कन्वर्सेशंस, कि आपको अपने बच्चे के साथ बात करनी है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। बच्चा स्कूल से आया, आपने बोला कैसा रहा दिन, वो बोलेगा अच्छा रहा, बात खत्म। लेकिन आगे आपको कैसे बात करनी है,
सो पेरेंट्स को पेरेंटिंग स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। पेरेंटिंग एक कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड पेरेंटिंग जो मैं बात करती हूँ हमेशा अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, माइंडफुल एंड कॉन्शियस पेरेंटिंग, वो हमें बहुत ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी को कॉन्शियस पेरेंट्स की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है कि पेरेंट्स अपने आप को पहले खुद को एजुकेट करें। ऐसा नहीं कि पहले जो चला आ रहा है, अभी बच्चे सेम नहीं हैं, क्योंकि इतना एक्सपोज़र है, इतना उनके पास इन्फॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी है कि वो कहीं यू जस्ट अभी तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बाद आप सिर्फ़ एक चीज़ टाइप करो और आपके पास पूरी डिटेलिंग आ जाती है। जी। तो उसको बच्चे को वहाँ क्यों टाइप करने की ज़रूरत पड़ रही है? आपके साथ डिस्कस करें। एग्ज़ैक्टली। हुँ। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है, बच्चे को स्कूल्स और पेरेंट्स से मिलना चाहिए। और बच्चा क्यों नहीं बात कर पा रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं पेरेंट्स जज कर रहे हैं, 100% एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं। सपोज़ मेरे पास मेरा बेटा आया कि मम्मा आज ना मुझसे गलती हो गई। मैंने उसका ना पेन उससे बिना पूछे ले लिया। तो पेरेंट्स क्या करेंगे? सबसे पहले, ये तो गलत बात है, तूने गलत किया, चोरी नहीं करनी है। हाँ, तो हम ऐसे ही बोलते हैं। अगली बार बच्चा आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये तो गलत है, तो वो अपने आप को एक्सेप्टेड फील ही नहीं करेगा। पेरेंट्स को सबसे पहले नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर देना है बच्चों को कि तुम मेरे पास सबसे ज़्यादा सेफ हो, कोई भी गलती करके आ जाओ। बच्चे को सबसे पहले एक्सेप्टेंस देना है जैसे भी वो है, वो माहौल देना है कि बच्चा सेफ फील करे। बच्चा इसीलिए तो झूठ बोलना स्टार्ट करता है क्योंकि हम उसके उस पार्ट को एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। हमने पहली बारी में ही उसको बोल दिया कि ये गलत है। हमने मॉरली एक उसको वो राइट एंड रॉन्ग में कंपार्टमेंटलाइज़ कर दिया। अच्छा, तो क्या बोलना चाहिए हमें उस जगह? सबसे पहले अगर बच्चे ने आपको आके बोला कि मम्मा मुझसे ये गलती हुई है, तो सबसे पहले आपको उसको एक कम्फर्ट, बॉडीली कम्फर्ट देना है। इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा, जानबूझ के किया है या गलती से हुआ? सबसे पहले उससे ये पूछो। अगर वो बोले कि जानबूझ के किया, तो ऐसा क्या था जो तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे ये लेना है। लेना है? क्या मैं तुम्हें नहीं लेके दे पा रही हूँ वो? सो इसको एक कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करो, उसको टटोलने की, उसको जानने की कोशिश करो। और अगर उसने जानबूझ के किया, तो इसके पीछे ये भी हो सकता है पीयर प्रेशर कि उसके पास ये पेन था, मेरे पास ये पेन नहीं था और मुझे लगा कि आप मुझे लेके नहीं दोगे, तो मैंने उसका ले लिया। तो बच्चे ने एज्यूम कर लिया कि आप मुझे नहीं लेके दोगे, लेकिन वो आप तक तो पहुंच ही नहीं पाई बात। आधी बातें बच्चे अपने मन में ही रख लेते हैं। तो जजमेंट मत सुनाओ आप। एग्जैक्टली। राइट एंड रॉन्ग मॉरली बच्चों को मत बताओ। आई अंडरस्टैंड हमारे फियर्स हैं। हम एज पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे सोशली एक सेटअप में हम वी आर सोशल एनिमल्स। हमें पता है कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। अब ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि बच्चा चोरी कर रहा है, आप उसको बोलो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। नहीं, बट एट फर्स्ट स्टेप आपने उसको एक्सेप्ट किया? नहीं किया। उसको करेक्ट करना है, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। जैसे भागवत गीता में पेरेंटिंग इनसाइट्स फ्रॉम भागवत गीता क्या है जी। कि आप बच्चे को एज अ पेरेंट, आपका सिर्फ इतना ही काम है कि आपको बताना है कि ये 2 रास्ते हैं। इस रास्ते पे जाएगा ये होगा, इस रास्ते पे जाएगा ये होगा। अब उसको उसकी चॉइस बनाने दो। लेकिन हम इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके कि हमें लगता है कि हमें पता है कि वो रास्ते पे आगे पत्थर है, तो गिरेगा। तो हम उसको पहले ही रोक लेते हैं। उसको अपनी लड़ाई लड़ने ही नहीं दे रहे हैं हम। उसको अपने चैलेंजेस फेस ही नहीं करने दे रहे हैं। इतना कंफर्ट दे दिया, प्रोटेक्शन के नाम पे इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हम कि हम उसको ग्रो ही नहीं करने दे रहे हैं। और पेरेंट्स, आज हमारे पेरेंट्स भी हैं, वो बोलते हैं बेटा हमारे एक्सपीरियंस से सीखो। डेफिनेटली उनकी बात सुनो,
लेकिन जैसे अपने स्ट्रगल जब तक आप नहीं लड़ोगे ना, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो वो चैलेंजेस मत लो अपने बच्चों से। All your kids need from you as parents is just that one hand. वो रास्ते पे बच्चे को जाने दो, लेकिन पीछे-पीछे खुद साथ चलो, कि जब वो गिरे, तो आप पीछे से पकड़ पाओ। समझ रहे हो? आप जाने तो दो कम से जाने कम। तो दो ना। अब वो तो ऐसे नहीं है जाने कि जाने देना पड़ेगा आपको। आप तो आगे आप चलते हो, पीछे उसको चलाते हो, ऐसा मत एग्ज़ैक्टली, करो। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि हम अभी एज़ पेरेंट्स यही कर रहे हैं, कि हम उसको चैलेंजेस फेस ही नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन हम बच्चे को सिर्फ़ यही चाहिए कि बस हमारा साथ चाहिए। एंड बच्चे को आप ग्रो तभी बच्चा ग्रो करेगा। ग्रो करने का मतलब आज बच्चा आपके पास है, बच्चा बाहर दुनिया में जाएगा। मेरे पास बहुत से अभी रिसेंटली ही केसेस हैं, जहाँ बच्चे नए-नए बाहर निकले हैं, घर से बाहर निकले हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से बाहर निकले हैं। सो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहे हैं वो, कोप अप ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोएग्जिस्टिंग स्किल्स, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि स्कूल्स में बहुत ज़रूरत है ये सब चीज़ें सिखाने की, कि कोएग्जिस्टेंस कैसे करना है। आपके साथ का अगर आपका किसी के साथ नहीं समझ में आ रहा है आपको, उसके साथ कैसे रहना है। हमेशा आपको आपके हिसाब से एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा लाइफ में। लेकिन इन फेवरेबल एनवायरनमेंट में भी कैसे सर्वाइव करना है। अडैप्टेशन क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वही यहाँ तक डायनासोर्स नहीं पहुँच पाए, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं नहीं कर कर पाए पाए। एनवायरनमेंट से, माहौल से, खुद से। तो ये पेरेंट्स को बच्चों के लिए, खुद के लिए करना पड़ेगा। ये सेम बात लागू बच्चों पे होती है। बिल्कुल, यदि आप उसको नहीं छोड़ोगे तो वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे हम अनलर्निंग बोलते हैं, हम लोग थेरेपी में जैसे हम अनलर्निंग करवाते हैं, तो बच्चों को या इवन हम सबको हर फ़ेज़ के साथ, हर फ़ेज़ में अनलर्न करना है। पीछे का छोड़ना है जो अब आगे काम का नहीं है। अनलर्न, लर्न एंड रीलर्न। अगर आप सपोज़ यहाँ से शिफ्ट होते हैं किसी और कंट्री में, जी। क्या आपको लगता है ये सब चीज़ें वहाँ आप रह पाएँगे इन सब चीज़ों के साथ जिन चीज़ों से आप अभी रह रहे हैं? नहीं। हुँ। तो आपको अनलर्न करना ये पड़ेगा। भूलना है। एग्ज़ैक्टली। सेकंड था लर्न। लर्न, हुँ। उस माहौल के साथ आपको नई लर्निंग करनी वहाँ है, वहाँ की चीज़ें सीखनी है ताकि सीखनी आप वहाँ सर्वाइव कर एग्ज़ैक्टली सको। एंड देन रीलर्निंग। हुँ। रीलर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एवरीबॉडी इज़ अ यूनिक पर्सन, हुँ। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। जी। आपको अपने आप को समझ के, अपनी यूनिकनेस को समझ के, माहौल को समझ के, एनवायरनमेंट को समझ के रीलर्न करना है, कि मैं फिट हो पाऊँ, मैं ठीक रहूँ। Relearning is understanding your uniqueness and understanding the environment. So ये प्रोसेस रहता है 3 स्टेप्स का, जो बहुत ज़रूरी है। मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस चल रहा है जिसमें बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। उसको लगता है कि मेरी फ्रेंड्स नहीं बन रही हैं, यहाँ तो सब बुली करती हैं, यहाँ तो सब कोई मेरा ध्यान नहीं रखता है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है कि सब आपका ध्यान रखें? क्या आप अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते? क्यों आपको हमेशा एक फ्रेंड की ज़रूरत है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कनेक्शन सबसे पहले आपके खुद के साथ कैसा है? क्या आप कंफर्टेबल हैं अपने साथ? क्या आप क्योंकि जब आप कंफर्टेबल हैं ना, इवन एज़ अ चाइल्ड, जी। आप अगर खुद के साथ कंफर्टेबल हैं ना, तो बाहर के चैलेंजेस आप फेस कर पाएँगे। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, ये फीमेल्स के लिए सबसे पहले अप्लाई होता है कि इंडियन वुमेन हमेशा फिट इन होने की कोशिश करती हैं। एक सर्टेन नॉर्म्स बने हुए हैं कि एक बहू ऐसी होनी चाहिए, एक बेटी ऐसी होनी चाहिए और फीमेल्स, स्पेशली इंडियन फीमेल्स, बस उस नॉर्म्स के बीच में फिट इन होने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तो सिर्फ एक पुरानी सोसाइटी के बने हुए कुछ नॉर्म्स हैं, जो शायद आज के टाइम में एप्लीकेबल नहीं है। तो फिट इन नहीं होना है, आपको एक बॉक्स में फिट इन नहीं होना है।
आपको सबसे पहले अपनी यूनिकनेस को समझना है। आपको अपने आप को समझना है और अपने आप को एक्सेप्टेंस देनी है, हर बच्चे के लिए भी। इट्स ओके, मैं अलग हूँ। मुझे सबके साथ कम्पीट हर चीज़ में मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, मुझे अपनी वीकनेस को समझना है और उस पे काम करना है। अपनी यूनिकनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। जी। उसके लिए भी एक प्रोसेस है। सो वो हम बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है उसके लिए। बता दो, अभी बता साथ। उसके लिए यही है कि आप स्कूल्स में इस चीज़ को प्रमोट किया जाए, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, योगा को प्रमोट किया जाए, माइंडफुलनेस बेस्ड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए, ब्रेथ वर्क को प्रमोट किया जाए, जिससे कि जब क्योंकि योर बॉडी इज़ योर फर्स्ट होम, तो जब आप अपनी बॉडी से कनेक्ट होना शुरू करेंगे, तब धीरे-धीरे आपको लगेगा कि मैं खुद से कनेक्ट हो रही हूँ। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो आपकी एनर्जी को पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज़ करता है। आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बिकॉज़ फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेंथ कोरिलेटेड है। अगर आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ बनेगी थ्रू स्पोर्ट्स, तो वो मेंटल स्ट्रेंथ ऑटोमैटिकली बन रहा है। अच्छा। अब बीकानेर में ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, व्हिच इज़ वेरी गुड कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जैसे इवनिंग अकेडमीज़ हैं, मेजरली सब स्कूल्स में स्टार्ट हो रही हैं। वो तो ठीक है, पर बच्चों को टाइम ही नहीं मिल रहा ना। अ, इसी चीज़ के लिए तो टाइम निकालना है। अब आपको बहुत ही अब ये ऑर्गेनाइज़ करना है अपना ये रूटीन। एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, वो ऐसे हो गया कि बड़ा सा बैग होता है बिल्कुल, और स्कूल जाता है, होमवर्क करता है, फिर ट्यूशन जाता है, होमवर्क करता है, सो जाता है, और बाकी जो समय बचता है वो मोबाइल और स्क्रीन। टैब और ये बिल्कुल, बिल्कुल, कंप्यूटर इसमें बिल्कुल। बिताता है वो। तो वो उसकी बजाय जो टाइम आपको मिल रहा है रादर आपको अपना यहाँ भी पेरेंट्स का रोल आता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को हेल्प करना है रूटीन स्ट्रक्चर करने में। रियलिस्टिक रूटीन, एक होता है अनरियलिस्टिक कि आपको पता है कि आप ये नहीं कर पाओगे, आपका ये बच्चा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा कैपेबल नहीं है। एक तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है माइंडसेट के साथ कि अगर आपको ये लगता है कि मेरा बच्चा सपोज़ ये नहीं कर पा रहा है तो मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है। नो, आपकी कैपेबिलिटी के हम सबके पास अपनी-अपनी एक कैपेबिलिटी है। एंड वही बात एक्सेप्टेंस की कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है यार मुझे पता है कि मैं इतना ही अब मेरे पास उतना ही टाइम है, मैं उतना ही कर सकती हूँ एंड हैव टू बी ओके विद इट। तो पेरेंट्स को हेल्प करना है बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाने में कि जिसमें वो जैसे बच्चे क्या आजकल कर रहे हैं जैसे इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी कि जो उनको फ्री टाइम मिल रहा है ना वो फोन खोल के बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया खोल के बैठ जाते हैं, माइंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं जिससे कि वो रिलैक्स नहीं हो रहे हैं। उनको लगता है कि वो रिलैक्स हो रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेयर एज दिस इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। तो वो जो टाइम मिल रहा है सपोज अगर हम बात करें 8th ऑनवर्ड्स बच्चों की, आपको अगर बीच में रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए, तो आपको गो एंड वाटर ग्रीन प्लांट्स, नेचर में जाओ, गो फॉर अ वॉक, थोड़ा स्किपिंग कर लो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर लो। ये सब चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएँगी। ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी आपको और बेटर परफॉर्म करने में। स्कूल्स को भी प्रमोट करना चाहिए, गेम्स पीरियड ज़रूरी है, एक्टिविटी पीरियड ज़रूरी है। अब स्कूल्स ने स्टार्ट किया है कि एक्टिविटी पीरियड डेली, ट्वाइस अ वीक नहीं, डेली ज़रूरी है। बिकॉज़ बच्चों को एक क्रिएटिविटी जब तक नहीं होगा बच्चों के उसमें, तब तक आपका माइंड ग्रो नहीं कर कर पाएगा। और वही बात बैक टू कि फिज़िकली जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, जब आप फिज़िकल मूवमेंट करते हैं, जैसे हम लोग मूवमेंट थेरेपी करवाते हैं, तो उसमें यही है कि हम फिज़िकल हेल्थ को फ़ोकस करके, फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान रख के आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, आजकल एक बड़ी बीमारी मोबाइल की भी हो गई है, उसका एक तरह से एडिक्शन हो गया है, एडिक्शन है बिल्कुल। तो वो एडिक्शन कैसे छूटे? हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स देके छूट नहीं सकता है। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स नाउ। सो ये मैंने वही बोला कि ये अनरियलिस्टिक बात हो गई कि ये हुँ, छूट जाएगा, हुँ, छूटेगा नहीं। कम हो जाए।
कम हो जाए एंड जो चॉइसेस है, जो हम देख रहे हैं, वो चेंज हो जाएँ। जैसे हम लोग प्रोग्राम्स करवाते हैं स्कूल्स में, सोशल मीडिया लिटरेसी। तो ये बच्चों में एक जाना चाहिए, दे शुड बी लिटरेट एनफ अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, कि क्या इसके प्लस हैं, प्लस भी बहुत है, कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे यू नो किसी की लाइफ से अच्छा कुछ सीख सकते हैं। कॉन्स ये हैं कि एडिक्शन पार्ट एंड कंपैरिजन पार्ट। आजकल एक नया वर्ड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सपोज अच्छा। हाँ, फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम्म, अगर सोशल मीडिया पे आपकी एक फ्रेंड घूमने जा रही है, ट्रैवल कर रही है अलग अलग जगह पे, तो उसको देख के बच्चे के माइंड में ये होता है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। दिस इज फोमो। आपके माइंड में वो मिसिंग आउट का कि मैं ये लाइफ मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। तो जैसी लाइफ आपकी है, आप उसको तो जी नहीं पा रहे हो, उसको भूल जाते हो और किसी और की लाइफ जीने की आपकी अंदर से वो हो जाती है कि मुझे इसकी लाइफ जीनी है। वेयर एज सोशल मीडिया का ये सबसे वर्स्ट पार्ट है कि वी आर पुटिंग जस्ट द बेस्ट पार्ट आउट देयर। कोई अपने चैलेंजेस, कोई अपना टफ टाइम सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहा है। हम सिर्फ अच्छा पार्ट डाल रहे हैं। एंजॉय लाइफ को डालते हैं। एग्जैक्टली हम्म, तो बच्चे उस चीज को देखे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स भी आजकल ये वर्ड नया आया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हम्म, कि जो मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती हूँ इस वर्ड से। इन्फ्लुएंस होना है तो अब्दुल कलाम की लाइफ से हो जाइए। इन्फ्लुएंस होना है तो ऐसी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हुई है जिन्होंने जेन्युइनली जो काम कर रहे हैं, जो जेन्युइनली जिन्होंने फील्ड पे काम किया है, ना कि जो सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स, जो जो अपने आप को ही इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, इसलिए वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। किसी भी तरह का कंटेंट डाल रहे मैं हैं। इस किसी भी तरह कंटेंट पे मैं एक बात बताता हूँ। बच्चे आजकल ऐसे यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं जो वल्गर कंटेंट डालता है। उस तरफ क्यों प्रभावित हो रहा है बच्चा? बैक टू जो हमने बिगनिंग में बात की थी, पेरेंट्स का रोल। क्यों ध्यान नहीं देना। ध्यान नहीं, ध्यान दे रहे हैं शायद, लेकिन जिस तरह से ध्यान देना चाहिए, उस तरह से नहीं दे उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि वो एक कनेक्शन तो बना नहीं पा रहे हैं। यू नो आप, एक होता है नॉर्मल बात करनी, कम्युनिकेशन किससे कहते हैं आप और मैं बात कर रहे हैं, सो इट इज अ टू वे प्रोसेस। रहे। पेरेंट्स तो सिर्फ अपनी वन वे करता अथॉरिटी है। बता रहे हैं, हम्म, सिर्फ एक साइड का बता रहे हैं कि तुझे ये करना है, ये नहीं करना है। बच्चे का तो जान ही नहीं रहे हैं। टू वे प्रोसेस तो है ही नहीं, कम्युनिकेशन है ही नहीं, और अगर है भी तो वो कनेक्शन बेस्ड नहीं है। आप अपने बच्चे को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। एंड मैं पेरेंट्स की भी गलती नहीं मानूंगी इसमें, क्योंकि एक सोसाइटी में रह के उनको भी पता नहीं फियर है। है, हम्म, फियर है अच्छा। कि ये फियर सबसे पहले आता है बच्चे का, पेरेंट्स का, कि मेरा बच्चे को जज किया जा रहा है सोसाइटी में। मेरा बच्चा अगर ऊंची आवाज में बात कर रहा है सपोज, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसी माँ है, कैसे फादर हैं, बच्चे को कुछ सिखाया नहीं है, पेरेंटिंग अच्छी नहीं है। पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, मेरे ऊपर सवाल आएगा। ये मैं आपको माइंडसेट की बात बता रही हूँ कि हम्म, माइंड में क्या क्या चलता है। बच्चे ने अगर गाली निकाली, आपका ध्यान इस पे तो गया ही नहीं कि बच्चे ने गाली क्यों निकाली। आपका ध्यान इधर जाता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली कि मेरे पेरेंटिंग पे आ गया क्वेश्चन। एंड हम जैसे कहते हैं ना कि अगर बच्चा जिद कर रहा है, बच्चा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, तो आज भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जो आते हैं, वो ये बोलते हैं कि बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। तो मैं उनसे एक ही चीज पूछती हूँ कि आपने ये जानने की कोशिश की कि बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो आप सिर्फ मुझे आके ये बोल रहे हो कि मैम हमारे बच्चे का ये एंगर एग्रेशन है, आप इसको चेंज कर दो। लेकिन वो क्यों कर रहा है, आपको अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं, तो किसी भी बिहेवियर के पीछे एक इमोशन होता है।
एक इमोशन के पीछे एक थॉट होता है। जैसे सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम जो करवाते हैं दैट इज़ अ थॉट, उसकी वजह से एक इमोशन, उसकी वजह से बॉडी में आई मीन फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एंड उसकी वजह से एक बिहेवियर। हमारा फोकस सिर्फ बिहेवियर पे है। जैसे एक आइसबर्ग होता है, टिप सिर्फ ऊपर दिख रहा है हमें आइसबर्ग का, उसके नीचे पानी में वो कितना कुछ सह रहा है वो नहीं दिखता वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। या देखना नहीं चाहते। देखना एक्चुअली कोई दिखाने वाला भी नहीं है। शायद इसीलिए कहीं-कहीं डिसलाइक भी हो जाते हैं क्योंकि हम सच्चाई बता देते हैं। अब मेरे पास अगर पेरेंट्स आएँगे कि फेयरी टेल सॉल्यूशन लेके, हमारे साथ बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऑलरेडी पेरेंट्स के दिमाग में सॉल्यूशन होता है अपने बच्चे के लिए, जिसको हम फेयरी टेल सॉल्यूशन बोलते हैं कि इनके थ्रू मुझे अपने बच्चे से बात मनवानी है। हर बार वहां भी बात ही मनवानी है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन इनके थ्रू मनवानी है कि मैम इसके लिए यही सही है, मुझे पता है, मेरे को पता है मेरी फैमिली का, मुझे पता है कैसा हमारा सोसाइटी है, इसके लिए यही सही रहेगा, आप इसको ये समझा दो। व्हेयर एज़ मुझे हर बार ऐसा लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा हम पेरेंट्स को है। हम पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि हम कब बच्चे की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करेंगे। 100 आउट ऑफ 100 लाने ज़रूरी नहीं है। बच्चा अगर आपका 50 से अगर 70 पे भी आ रहा है तो दैट इज़ अ ग्रोथ, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, दैट इज़ कि आपका बच्चा काम कर रहा है। कंपैरिज़न जब तक करेंगे, आज भी अगर मैं, क्योंकि मैं भी मदर हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं देखती हूँ एंड ऑफ कोर्स मैं जज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि हमें एज़ पेरेंट्स हमें एजुकेट होने की ज़रूरत है इन चीज़ों को लेके। इसीलिए हम एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, हम पेरेंटिंग नहीं सीख रहे हैं, इसीलिए बच्चे आज बाहर की तरफ जा रहे हैं। हर चीज़ बाहर से ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको घर पे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, उनको घर पे वैलिडेशन नहीं मिल रहा है। सपोज़ मेरा बच्चा को किसी ने मारा और वो रो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या बोली? मार कैसे खा ली तूने? रोने वाली क्या बात है? इतना वीक है तू कि इतनी सी बात से रो पड़ेगा। वैलिडेशन नहीं दिया, एक्सेप्टेंस नहीं दिया। बच्चा ये सोचने लग गया एंड ये मैं आपको माइंड की बात बता रही जी हूँ। जी। बच्चे के माइंड में खुद के लिए ये आने लग गया कि अ, मैं वीक हूँ और नेक्स्ट टाइम कि मुझे कोई मारे तो मुझे आगे से हिट करना है। तो और जहाँ से मुझे कम्फर्ट मिल रहा है, जब एक सर्टेन एज के बाद बच्चों को अपोज़िट जेंडर से कम्फर्ट अगर मिल रहा है, तो बच्चे वहाँ जाएँगे, क्योंकि हमने नहीं दिया उनको। सामने वाला कोई बोल रहा है कि यार तू तो बड़ा ब्रेव है, ये करके तो दिखा, तो वो करके दिखाएगा। तो ऐसे ही तो एक सर्टेन एज के बाद गलत डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। क्योंकि एक घर पे अगर बात नहीं हो पा रही है, किसी भी टॉपिक पे खुल के बात नहीं हो पा रही है, तो बच्चों के पास अभी बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत सोर्सेज़ हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एंड आपको पता है कि वो फिर किस तरह का इन्फॉर्मेशन अच्छा, होगा। इसका रूट चेंज करने का कारण एक ये है हुँ, बड़ा कि आपको आप उसको घर में कंफर्ट नहीं मिलता एग्ज़ैक्टली। तो वो दूसरी जगह जाता है। एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, वैलिडेशन नहीं मिल रहा है। ये तो बड़ा पॉइंट है। बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप अगर मदर्स के ग्रुप में मैं देखती हूँ कि सिर्फ़ इसी बारे में बात हो रही है कि उस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट कौन आया? उस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट कौन आया? उसके कितने मार्क्स आए? उसके कितने मार्क्स आए? व्हेयर एज़ ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक मदर्स की कम्युनिटी बनी है। सपोज़ मैं बात कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, जहाँ 50 मदर्स साथ में हैं, वो इस चीज़ को यूज़ कर सकती हैं, बात करने के लिए कि आज मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम आई, आज मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम आई, तो क्या कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है कि इस चीज़ के लि क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? कि हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं। यहाँ तो उल्टा होता है उल्टा हो रहा कि है। मेरे बच्चा है जो इस बार 96% लाया है, बिल्कुल, तो जिसके 60% आया है वो फोमो हो गया वो उसको, हाँ, उसकी मदर को फोमो हो गया मदर को फोमो हो गया। कि मैं इनसफिशिएंट हूँ, मैं
एंड मदर्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी गिल्टी फील करने लग जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं टाइम नहीं दे रही हूँ। अच्छा, फिर मदर्स के और इश्यूज, इमोशनल हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, वो डिप्रेशन में चली वो और जाती उसमें चली जाती हैं। है। तो राइट डायरेक्शन में तो काम हो ही नहीं रहा है। वेयर सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है एंड इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। बच्चा गुस्सा कर रहा है, उसको सबसे पहले आप ये देखो, आज आप और मैं गुस्सा करते हैं, हमारी बॉडी कैसे ट्रेम्बल करने लगती है, साँस फूलने लगती है। तो सबसे पहले तो आप बच्चे की बॉडी को नॉर्मलाइज़ करो, क्योंकि आप इतने बड़े होके नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चा अकेले नहीं कर सकता है। या तो आप उसको 4 घंटे रोने के लिए छोड़ रहे हो, या आप उसको डाँट रहे हो। व्हेयरएज़ नॉर्मल नहीं कर रहे हो। नॉर्मल नहीं कर रहे हो, उसको हेल्प हम्म, नहीं कर रहे हो। आप तो उसको और उल्टा नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे हो। एंड एक ये भी है कि जो पेरेंट्स के वर्ड्स होते हैं, वो बच्चे की सेल्फ टॉक होती है। सपोज़ मैंने अपने बच्चे को बोला, "पागल है क्या यार? इडियट है तू तो।" बच्चा बच्चे का जो माइंड है, वो उसको बोलेगा कि तू इडियट है, तू इडियट है। सबकॉन्शियस माइंड। यस, वो बच्चे की सेल्फ टॉक बन जाती है। पेरेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल विद चॉइस ऑफ देयर वर्ड्स। सबसे पहले बच्चे को शांत करने के लिए, गुस्से में अगर है तो खुद को शांत करो पहले। आप खुद शांत रहोगे, हम ही तो हाइपर हो रहे हैं। फीमेल्स जनरली, मदर्स, इसीलिए वो दे लूज देयर टेम्पर। घर भी देखें, बाहर भी देखें, हस्बैंड भी देखें, इन लॉज भी देखें। अब बच्चा आके रो रहा है, तो कहीं तो पावर दिखानी है हमें। तो सारा उधर चला जाता है। बिल्कुल, कहीं तो अथॉरिटी दिखानी है। उन पे तो मैं चला नहीं सकती, इस पे तो मैं चलाऊँगी, इसकी तो माँ हूँ मैं। इसको तो मैं बताऊँगी तू कैसे रो रहा है, पहले ही इतनी परेशान हूँ, तू और मुझे परेशान कर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है कि सारी परेशानियों के बीच में आप परेशान हो। सबसे पहले तो आपको सेल्फ केयर करना पड़ेगा कि आप हेल्दी रहो। कहते हैं ना कि हेल्दी एंड हैप्पी, इसको मैं थोड़ा अपने तरीके से मोल्ड करूँगी। हैप्पी एंड हेल्दी फीमेल लीड्स टू अ हैप्पी एंड हेल्दी हाउसहोल्ड। ये बहुत ज़रूरी है एंड बहुत, आई नो इट इज़ नॉट ईज़ी। इसीलिए आपको इंडल्ज करना चाहिए। बट किया जा सकता किया है। जा सकता है, डेफिनिटली इट इज़ हम्म, पॉसिबल, रियलिस्टिकली इट इज़ पॉसिबल। सारा दिन नहीं, पर अपने लिए कुछ टाइम ऐसा निकालो। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, अपनी फिजिकल मूवमेंट करो, जिससे कि आप मेंटली और इमोशनली आप ठीक रहो। प्रोफेशनल हेल्प लो, गो टू अ काउंसलर इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इवन हम साइकोलॉजिस्ट, हम थेरेपिस्ट भी आगे थेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि हमें भी इतना कुछ मैनेज करना होता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल पे, कि कभी-कभी हमें भी ऐसा लगता है कि अब हमें भी थेरेपी की ज़रूरत है, कि अभी मुझे भी हेल्प की ज़रूरत है। जी। एंड वी शुड नॉट हेजिटेट टू सीक हेल्प। एंड जब वो प्रोफेशनल हेल्प मिल रही है, तो वो तो 100% आपको कंसिडर करना ही चाहिए। अच्छा, एक आपने पहले कहा अनलर्न, लर्न और रीलर्न। जी, किसी आदमी के जीवन में या बच्चों के जीवन में या जिसके भी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो भूल नहीं पाता, जी। तो उसको वो कैसे भूले, क्या तरीका है? इसको हम ट्रॉमा बोलते हैं, जो आप बोल रहे हो, कि वो भूल नहीं पा रहा है या कुछ ऐसा मेजर हुआ है। छोटी चीज़ें हैं, तो वो आप नॉर्मल पेरेंट्स से बात करके अ, आप ठीक फ़ील कर सकते हो, आप ठीक हो सकते हो, अगर छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अगर कुछ मेजर ट्रॉमा है, जैसे लॉस ऑफ समबडीज़ लाइफ़, किसी क्लोज़ वन का लॉस ऑफ लाइफ़ है, या जैसे समटाइम्स दैट अनवांटेड टच, जी। दैट सेक्सुअल अब्यूज़, दैट गिव्स यू ट्रॉमा। और बहुत सी चीज़ें हैं, या कुछ ऐसा इमोशनल ऐसा हुआ है जिससे आपको एकदम से सदमा पहुँचा हो। तो अगर आपको ऐसा, एक तो पहली बात कि अगर आप अवेयर हैं, आपको पता है कि मेरे को ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, कि मुझे ऐसा कुछ ट्रॉमेटिक फ़ील हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। पेरेंट्स को एक ओपन चैनल रखना चाहिए बच्चों से बात करने का।
एंड दूसरी बात, पेरेंट्स और बच्चे को मिलके इमीडिएटली प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि जब बहुत बचपन चाइल्डहुड ट्रॉमास जब बहुत सारे हो जाते हैं, सो दैट लीड्स टू पीटीएसडी। पीटीएसडी होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी बहुत मेजर डिसऑर्डर है एंड ये एक दिन में नहीं होता है। ये आपके बचपन के ट्रॉमास जो होते हैं, जब एक साथ हो जाते हैं, दैट लीड्स टू दैट मैसिव डिसऑर्डर। इवन आई वुड से, मैंने अपने इतने साल के अपने उसमें देखा है, इवन बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा से आते हैं। जैसे स्कीजोफ्रेनिया, मेरी एक पेशेंट थी, शी वाज स्कीजोफ्रेनिक। तो जब मैं उसको थेरेपी दे रही थी एंड और ऐसे बहुत से केसेस ड्यूरिंग माय क्लिनिकल प्रैक्टिस, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि ये जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, ये सब शुरुआत इनकी चाइल्डहुड ट्रॉमा से ही हुई है। उसका मेजर रीज़न आपका फैमिली स्ट्रक्चर भी है, कि आप, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स में आपस में कुछ डिस्प्यूट्स हैं, फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, फिर बच्चा बाहर भी कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि फैमिली में भी ऐसा माहौल है, बाहर भी ऐसा माहौल है, तो बच्चा अंदर चुप हो गया, बच्चा किसी से बात नहीं कर पाया। तो वो जैसे कहते हैं ना कि ज़ख्म भरा भी नहीं, और फिर कुछ हर फ़ेज़ में कुछ नया ऐड होता गया। सो एक ज़ख्म है जो खुला है, उसके ऊपर और इन्फेक्शन ऐड हो रही है, और इश्यूज़ ऐड हो रहे हैं, तो वो फिर बहुत बड़ी बन जाती है। लेकिन अगर वही चीज़ अर्ली डिटेक्ट की जाए और उसको ट्रीट किया जाए बहुत ही जल्दी और अर्ली साइन्स में ही, तो वो फिर ट्रॉमा में कन्वर्ट ही नहीं होता है। वो एक नॉर्मल डे टू डे एक एक इश्यू वो होता है ठीक, जिसे हमें नॉर्मली उस वो इश्यू करना से है। बाहर आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बिल्कुल। जी। तो इसीलिए बस वही है कि प्रोफ़ेशनल हेल्प लीजिए। स्कूल्स में करिकुलम ऐसा हो, स्कूल्स में ऐसे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होने चाहिए, जहाँ बच्चे बात कर सकें, बच्चे सुन सकें, बच्चों को पता चल सके कि ये ऐसा कुछ होता है। तो ये थोड़ा-सा स्कूल्स और पेरेंट्स को थोड़ा-सा इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए कि ब बच्चों तक ये बात पहुँचे, बच्चे एजुकेट हों और इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया जाए। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आजकल पढ़ाई का दबाव बहुत है, जी। तो बच्चों का पढ़ाई का दबाव महसूस करता है और तनाव में आ जाता है, जी। डिप्रेशन में चला जाता है। हुँ। उस परिस्थिति में माता-पिता को क्या करना चाहिए कि उस पर पढ़ाई का दबाव नहीं रहे, और यदि दबाव रहेगा तो तनाव आएगा। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगेन आई विल से, आपने बोला कि दबाव रहेगा तो तनाव आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये हर केस में ज़रूरी नहीं है। अच्छा। क्योंकि प्रेशर देखिए, आपको अगर पता है कि आप 10 किलो उठा सकते, आप अगर 20 किलो उठाएँगे, तो तनाव फ़ील हो। 10 किलो वाला जो प्रेशर है, वो आपके लिए पॉसिबल है ले पाना, तो तनाव नहीं होगा। नहीं होगा। तो वो आपकी यू आर कैपेबल ऑफ 10 केजीज़। तो पेरेंट्स को ये समझना है कि ये एग्ज़ैक्टली। दबाव कितना सहन कर सकता है। ये अगेन, कि आपका बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या हुँ, वीकनेस है। वो समझना है। स्ट्रेंथ को और बढ़ाइए, वीकनेस पे काम कीजिए। इट इज़ अगेन आई एम सेइंग इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हर टॉपिक पे, हर विषय पे बच्चा सबसे पहले आपसे आके बात करे। क्यों नहीं, तनाव क्यों फ़ील हो रहा है? क्योंकि वो ले रहा है, और वो क्यों ले रहा है? क्योंकि वो बाँट नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बता नहीं पा रहा है। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत छोटी-सी होती हैं, जस्ट बिकॉज़ कि हम उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पहले ऐसा होता था ना कि हमारे पास वही है कि ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, कि हम शेयर कर लेते थे, क्योंकि हमें वहाँ से कम्फ़र्ट मिल जाता था। हमें वहाँ से ये होता था कि नानी या दादी सिर्फ़ सुनेगी हमें कुछ बोलेगी नहीं। तो आधी चीज़ें तो वहीं हो जाती थी। वही बात कि जज नहीं करेगी। एग्ज़ैक्टली। कम्फ़र्ट मिल गया, नॉन जजमेंटल एक ज़ोन मिल गया, 100% एक्सेप्टेंस मिल गया। उन सब बच्चों को सुनने के बाद जो ग्रैंड पेरेंट्स पहले के टाइम पे
फिर उनको बताते थे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कोशिश करके देख। तो फिर बच्चा उनकी बात सुन के उसको अप्लाई भी करता था। अभी हम सुनने से पहले ही बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं ये तो गलत है, तू तो गलत है, तेरा तरीका ही गलत है। तो इसीलिए पेरेंट्स सबसे पहले तो खुद ये एजुकेट खुद को करें कि क्या-क्या तरीके हैं कि जिससे कि हम बच्चे के प्रेशर को कम कर सकते हैं। और तरीका सबसे अच्छा एक ही है, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड पेरेंटिंग, कि आप हर चीज़ पे बात करो, बच्चे के साथ मिलके उसका रूटीन बनाओ। स्कूल्स के साथ मिलके बच्चे के बारे में ओपन डिस्कशन करो। आजकल पीटीएम्स होती हैं। पीटीएम्स में सिर्फ यही बात होती है, या तो पेरेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं या टीचर्स के पास कंप्लेंट होती है या मार्क्स के बारे में चर्चा होती है। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस पर तो चर्चा ही नहीं कभी होती। नहीं होती, कभी भी नहीं होती है। पहले कहानियाँ सुनाते थे नानी दादी, ये भी एक तरीका था ये थेरेपी देने का, जिसको बोल बिल्कुल, सकते हैं हम। बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग तो स्टोरीज़ तो अब तो खत्म हो गई ये चीजें। स्टोरीज़ में हीलिंग पावर है। कहानियों में बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। आज अगर मैं आपको कोई चीज़ समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि हम काउंसलिंग में ये यूज़ करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ आपको डायरेक्टली नहीं समझा पा रहे, तो हमें वहाँ स्टोरी का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ आप डायरेक्ट उस चीज़ को बुरा नहीं मानोगे। अगर आज मैंने आपको कुछ समझाना है कि ये चीज़ आपको सही करनी है और मैं आपको डायरेक्ट बोल दूँ, तो कुछ लोग होते हैं जो शायद उसको पर्सनली ले जाते हैं, बुरा मान लेते बुरा मान लेते हैं। अगर मैं आपको उसको कहानी के रूप में बताऊँ, तो वो बात भी आप तक पहुँच गई और बुरा भी नहीं और मानोगे। आपको पता भी नहीं तो अब चला। दादी नानी का रोल अब आप निभा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली थेरेप्यूटिक था। वो स्टोरीज़ में बहुत हीलिंग पावर है, स्टोरीज़ बहुत थेरेप्यूटिक है। और अगेन अगर आप एक नॉन जजमेंटल माहौल में बच्चे को वो चीज़ बताते हो, तो बच्चा उस चीज़ को समझता है। आज अगर मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, सिंपली एक बता रही हूँ, एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, तो वो बच्चे के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर आज मैं बात कर रही हूँ, तो वो बच्चा उस चीज़ को समझेगा और उस चीज़ के लिए कोशिश करेगा। सो उस टाइम पे डेफ़िनेटली ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज था कि एक काउंसलिंग जो थी, वो घर पे ही हो जाती थी। एंड वो भी उनसे होती थी जो खुद कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं, जिनको खुद को पता है कि सही तरीका क्या है और सही डायरेक्शन क्या है। अभी पूरा कंप्लीट सिनेरियो ही चेंज हो गया है। आजकल ग्रैंड पेरेंट्स भी बिज़ी हो गए हैं। सो उस टाइम रिटायरमेंट का भी कॉन्सेप्ट था। अभी देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट। आजकल ग्रैंड पेरेंट्स भी रिटायर ही नहीं हो रहे हैं, किसी भी चीज़ से, और अगर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर इनटू देयर ओन लाइव्स। सो वो कॉन्सेप्ट ही चला गया है कि कहानियाँ सुनाना और बच्चे को पास में बिठा के समझाना, बताना, बातें करनी, समझाना भी नहीं होता था, बातें ज़्यादा होती थी। कुछ तुम्हारी, कुछ मेरी, तो बच्चा खुल के बात भी कर पाता था कि अच्छा आपके साथ भी ऐसा हुआ था? एक तो रिद्धि, आप ये बताइए कि बच्चे को जब आप ट्रीट करते हो, जी। तब बच्चा कम बोलता है, मतलब आपके साथ विश्वास कैसे जनरेट करे कि वो आपको सारी बातें बताए? आप कैसे उसको उस लेवल पर लेके जाते हैं? मतलब क्या तरीका है? और ये तरीका मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये माता-पिता के भी काम आए। सबसे पहले तो हम लोग का रैपो बिल्डिंग रहता है कि सबसे पहले वही कि बच्चे खुलते नहीं हैं ऑब्वियसली। फर्स्ट पहली मीटिंग में बच्चा नहीं आपसे बात कर पाएगा। तो रैपो बिल्डिंग रहती है हमारी। एंड बच्चों के साथ मेजरली मैं कहानियाँ इस्तेमाल करती हूँ। स्टोरीज़ बच्चों के साथ बहुत काम आती हैं। एंड जो बच्चों के साथ थेरेपी में रहता है, दैट इज़ ऑल कंप्लीटली आर्ट एंड प्ले थेरेपी रहता है कि ड्राइंग्स के थ्रू, प्ले के थ्रू एंड राइटिंग के थ्रू,
सो बच्चों के साथ वो वन ऑन वन टॉक थेरेपी नहीं रहता है और वो काम भी नहीं करता है। सो इट इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट दैट रैपो बिल्डिंग कि बच्चा आप पे ट्रस्ट करने लग जाए। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि आपके पास लेकिन लेके तो पेरेंट आया है एंड बच्चा छोटा है सपोज़ टीनेजर नहीं है उससे छोटा है। तो बच्चे को तो नहीं पता है। आधी बार तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि हम आए क्यों हैं? क्योंकि पेरेंट्स लेके आए हैं। तो वहाँ सबसे पहले हमें रैपो बिल्डिंग करना है। सो वहाँ आपको बच्चे को ये विश्वास दिलाना है व्हिच हैज़ टू बी वेरी जेन्युइन कि व्हाटएवर वी आर शेयरिंग, व्हाटएवर वी आर टॉकिंग इज़ बिटवीन अस कि बच्चा सेफ क्योंकि हम सब सेफ फ़ील करना चाहते हैं। हम सब ये फ़ील करना चाहते हैं कि सपोज़ मैं आपसे मन की कोई बात कर रही हूँ, तो मेरी मन की बात आपके और मेरे बीच में ही रहे। हम सब ये फ़ील करना चाहते हैं। वो हम तो चाहे सब ये छोटा है चाहे कम्फ़र्ट बड़ा है। चाहते हैं, बिल्कुल। हुँ। हम सबको ये कम्फ़र्टिंग एटमॉस्फ़ियर आज हम दोस्त भी वही बनाना चाहते हैं, जहाँ हमें कम्फ़र्ट मिलता है, जहाँ हमें नॉट जस्ट फ़िज़िकल सेफ्टी, हमें इमोशनल सेफ्टी भी मिलती है, जो हमें 100% एक्सेप्टेंस देता है। तो बच्चों के साथ रैपो बिल्डिंग रहता है, थेरेपी जो रहती है वो कंप्लीटली आर्ट एंड प्ले बेस्ड रहती है। एंड स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं एंड फिर बच्चे जैसे-जैसे मिक्स अप होते हैं हमारे साथ, वैसे-वैसे फिर उनके बिहेवियर मॉडिफ़िकेशन के लिए काम किया जाता है। तो इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस जहाँ उनको इमोशनली उनकी वोकैब्युलरी बिल्ड की जाती है। जैसे मैंने कंप्लीट वर्कबुक बिल्ड अप किया है बच्चों के लिए, जहाँ इमोशनल वोकैब्युलरी बिल्ड की जाएगी, इमोशनल एजुकेशन दिया जाएगा, इमोशनल रेज़िलियंस बिल्ड अप किया जाएगा। इसका मतलब कि अगर सबसे पहले आप कुछ फ़ील कर रहे हैं, अगर आपको डर लग रहा है, तो सबसे पहले तो वो आपकी बॉडी में आ रहा है, काँपने लग जाएँगे आप। और उससे भी पहले आपको ये पता होगा कि मुझे डर लग रहा है। अगर आपको ये पता होगा कि मुझे डर लग रहा है, तो ही आप उस पे काम कर पाएँगे। सो वन इज़ बिल्डिंग इमोशनल वोकैब्युलरी कि आपको पता हो कि ये कौन-सा इमोशन है। बहुत सी बार इतने बड़े लोग भी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमें क्या फ़ील हो रहा है। कुछ अजीब-सा फ़ील हो रहा है, अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। हुँ। थकान-सी हो रही है, उदासी-सी हो रही है, बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट एग्ज़ैक्ट इमोशन दे आर गोइंग थ्रू। जो अब बच्चों को हम लोग करवा रहे हैं, बिल्डिंग इमोशनल वोकैब्युलरी, उनको एग्ज़ैक्ट पता है, क्योंकि जब बीमारी एग्ज़ैक्ट पता होगी ना, तो आप उसका इलाज भी एग्ज़ैक्ट कर पाएँगे। ये बीमारी नहीं है डेफिनिटली, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आपको पता है कि आपको डर लग रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है या आपको सैडनेस फील हो रही है, तो या आपको एंग्जायटी फील हो रही है या आप बहुत खुश हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि अपने आप अगर डर लग रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को नॉर्मल करो, बॉडी को नॉर्मल करो। उसके लिए भी तरीका होता है, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। सो ये सब थेरेपी में हम लोग यूज़ की करते हैं। जैसे वेगल टोन मसल होती है, उसको रिलैक्स किया जाता है और जैसे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस होती हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस होती है। सो ये सब करवाया जाता है। देन आता है रेज़िलियंस बिल्डिंग कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हो। ये तो हो गया कि आपने मैनेज कर लिया, जैसे स्ट्रेस मैनेज कर लिया। जी। नेक्स्ट टाइम ना हो, उसके लिए क्या करना है? तो वो रेज़िलियंस भी बिल्ड अप करनी है कि आप जिसे कहते हैं ना कि बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड अप होती है, वैसे इमोशनल इम्यूनिटी बिल्ड अप करनी पड़ती है कि अगर एक बात पे आपको आज बुरा लग रहा है, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो खुद को नॉर्मल करो, बॉडी को नॉर्मल करो, फिर हम उस पे काम करेंगे कि ये मुझे बुरा क्यों लगा? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ़ मैं सोच रहा हूँ इसलिए बुरा लग रहा है मुझे, वास्तव में बात ही नहीं है कुछ ऐसी। सो देन वी डू द थॉट वर्क, इमोशनल मैनेजमेंट वर्क एंड फिर उसके बाद ये आता है कि अगर मैं ही ये सोच रहा हूँ, तो दैट मीन्स मुझे अपने थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला आपको बार-बार बोल रहा है, कुछ ऐसा जिससे आप हर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ अ रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप, जहाँ आप सामने वाले से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। उसको सो ये तरीके आपको समझने पड़ेंगे कि हाउ टू बिल्ड इमोशनल इम्यूनिटी।
कैसे इम्यून होना है, सो दैट कि आप पीसफुल रहें, आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हेल्दी रहें एंड सोशली ऑल्सो, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर सोशल एनिमल्स। हम इन सब चीज़ों से ठीक रहेंगे, तो हम सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर पाएँगे, सोसाइटी में भी अ, अच्छे से रह पाएँगे। अच्छा, अभी जैसे नेशनल मुद्दा बना हुआ है, हमने पहले भी बात जी, की है जी, कोटा में सुसाइड को लेकर के, और आजकल पढ़ने वाले बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं, बिल्कुल, आसपास में भी सुनने को मिल जाता है। बिल्कुल। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, संस्थानें दूसरी या स्कूल्स, इनको ऐसा क्या करना चाहिए कि मतलब इसमें इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है कि ऐसी घटनाएं ना हो? हुँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आज के सिनेरियो में एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि स्कूल्स का, इंस्टीट्यूट्स का बहुत मेजर रोल है। जी। अ, बहुत से ऐसे एनजीओज़ हैं, बहुत से ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स स्कूल्स में कर रही हैं। हम जैसे प्रोफेशनल्स भी स्कूल्स के लिए करिकुलम तैयार कर चुके हैं, जिसमें ये सब इश्यूज़ के बारे में बात की जा रही है। जैसे बुली टू बडी है, जैसे हाउ टू हैंडल पीयर प्रेशर है, जैसे कोएग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, जैसे हाउ यू एज़ अ कम्युनिटी, जैसे सपोज़ स्कूल्स में ही ऐसी पीयर ग्रुप्स बनाने चाहिए, जहाँ सपोज़ एक जैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉरेन में एक कॉन्सेप्ट है पीयर बेंच, पीयर बेंच। जी, क्या होता है? हाँ, इसका मतलब ये स्कूल्स में एक ऐसा बेंच बनाया जाता है, ये फॉरेन में कॉन्सेप्ट है, कि उस बेंच पे सपोज़ कोई किसी दिन अच्छा फ़ील नहीं कर रहा है या कोई एक इमोशनली हाई फ़ील कर रहा है, तो वो उस बेंच पे जाके बैठता है एंड बाकी जो बच्चे हैं, उनको पता चल जाता है कि आज इसको हमारी ज़रूरत है। एम्पैथी जनरेट करना, ये बहुत ज़रूरी है एंड उस चीज़ को हँसी-मज़ाक में ना उड़ाना, ये सिखाना शुरू से ही बहुत ज़रूरी है। एकेडमिक एजुकेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ वी एज़ अ कम्युनिटी कैन कम टुगेदर टू हेल्प एवरीवन, ईच वन ऑफ अस। तो उस बेंच पे वो जाके बच्चा बैठता है। फिर जो बच्चे हैं, अगर सारे नहीं तो एटलीस्ट सपोज़ 10 बच्चे भी अगर आते हैं, तो वो एक कम्युनिटी बन गई कि आप उसको एक्सटेंड कर पा रहे हो हेल्प एंड ऑल्सो आप एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हो। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप एक चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रहे हो। सो आज एक बच्चा अगर जाके बैठा, 10 बच्चों ने उसको हेल्प किया, तो नेक्स्ट टाइम कोई और अगर बुरा लो फ़ील करेगा या इमोशनली हाई तो फ़ील, वो सारे मिलके उसको ठीक कर देंगे। तो वो फिर जाके कोई और बैठेगा। सो यू आर नॉर्मलाइज़िंग इट कि इट इज़ ओके टू नॉट बी ओके। सो ये कोविड में हमने ज़्यादा रियलाइज़ किया कि यू डोंट हैव टू बी ओके ऑल द टाइम्स, इट इज़ ओके। अगर आज आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो, तो कोई बात नहीं। आप उस चीज़ पे काम करो, उस चीज़ के लिए हेल्प लो, प्रोफ़ेशनल्स हैं यहाँ पे एंड यू विल फ़ील गुड एंड नॉट जस्ट फ़ील गुड, अगर कुछ प्रॉब्लम है, देन यू विल गेट बेटर हेल्थ वाइज़। जी। सो वेलनेस का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये 2003 में जो डब्ल्यूएचओ ने वेलनेस का कॉन्सेप्ट निकाला है। पहले वेलनेस का मतलब ये होता था कि अगर आप कोई दवाई नहीं ले रहे हैं तभी आप ठीक हैं। लेकिन अब जो वेलनेस का कॉन्सेप्ट आ गया है, वेल बीइंग और वेलनेस का, उसका मतलब ये है कि अगर आप होलिस्टिकली ओवरऑल हेल्दी हैं, फिट हैं, तो आप स्वस्थ हैं। अगर नींद अच्छी ले रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, विचार अच्छे हैं, फ़ील अच्छा कर रहे हैं, सो व्हिच मीन्स यू आर वेल, हुँ। आप एक स्वस्थ हैं और अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप कंट्रीब्यूट कर पाएँगे सोसाइटी में। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, मेरा ये अंतिम सवाल है। भारत पुरुष प्रधान देश है, जी। और यहाँ का पुरुष अपने आप को सुपर मानता है, हुँ, और वो बचपन से ही सुपर हो जाता है। और चूँकि आस-पास के लोग कहते हैं, "भई तुम तो आदमी हो, तुम लड़के हो", बिल्कुल। तो वो अपनी इच्छाएँ बाहर निकाल नहीं पाता,
क्योंकि उसको पहले ही समझाया जाता है कि तुम तो आदमी हो भाई। तो उस परिस्थिति में वो क्या करे? इस बारे में बहुत कम बात हो रही है मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ये यस डेफिनेटली इंडिया इज़ अ पैट्रियार्कियल सोसाइटी जी। जहाँ पैदा होते ही लड़के के पैदा होते ही एक सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाती है दैट यू आर अ मेल। तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम डॉल्स के साथ खेल नहीं सकते, तुम किचन सेट के साथ खेल नहीं सकते। सो यू हैव टू बी एंड बिहेव अ सर्टेन वे। अगर कोई बच्चा बचपन में रो रहा है, तो फैमिलीज़ में ये बोला जाता है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? तू तो बिल्कुल। लड़का है। हुँ। तो वहाँ उसको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे अलाउड नहीं है अपना इमोशन बाहर लेके आना। वहाँ से शुरू हो जाती है कंडीशनिंग। एक मेल की जो कंडीशनिंग है, वहाँ से शुरुआत हो जाती है। जो आगे जाते तक एक मेल एक उसकी कंडीशनिंग फ़र्म हो जाती है कि मेरा जो इमोशन है, वो मुझे एक्सप्रेस नहीं करना एंड एक्सप्रेस करना तो दूर, वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं। एंड हेल्प तो बहुत दूर की बात है कि एक मेल अगर हेल्प सीक कर रहा है, तो वो पहले खुद को उसको बहुत उसको एक फाइट है। सोसाइटी के साथ फाइट है, कंडीशनिंग के साथ फाइट है, खुद के साथ फाइट है। तो मेल्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि अगर वो किसी कोई ऐसी मनोस्थिति में है, जहाँ उसको लग रहा है कि वो अकेले नहीं समझ पा रहा है, अकेले नहीं हैंडल कर पा रहा है, वहाँ वो चाहकर भी हेल्प नहीं ले पाता है। क्योंकि सोसाइटल प्रेशर है, you have to be a male, a certain kind of male, you have to look like this। एक मेल्स को एक अलग कैटेगरी में ही बिठाया गया है उनकी कि तुम्हें दिखना ऐसा है, तुम्हें पहनना ऐसा है, तुम्हें फील ऐसा करना है। और छोड़ो, यही तो बोल रही हूँ, उनको तो रोने की भी परमिशन नहीं है। जी। हम फीमेल्स के साथ एटलीस्ट इतना तो है कि हम रो सकते हैं, हुँ। मेल्स को तो वो भी अलाउड नहीं है। सो आई फील रियली सैड एंड आई रियली वांट दिस टू चेंज कि इस चीज़ को बदला जाए, क्योंकि इमोशन है ना, इमोशन तो जेंडर नहीं देखता है। जी। इमोशन एक जो कहते हैं कि भगवान ने हमें 7 बेसिक्स इमोशंस से पैदा किया है, जो आप फ़ील करोगे ही। सो इट रियली स्केयर्स मी सम टाइम कि एक फीमेल इमोशन दिखा पाती है, बता पाती है, हेल्प ही ले पा रही है। लेकिन ये सातों इमोशन एक मेल फ़ील कर पा रहा है, ना तो वो डर दिखा सकता है कि उसको डर लग रहा है, ना वो सैडनेस दिखा सकता है, ना वो एग्रेशन डेफिनिटली, बिकॉज़ उसको भी अगेन नॉर्मलाइज़ कर दिया। सिर्फ़ एक एग्रेशन ऐसा है जहाँ नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है, बट एक मेल डर भी नहीं दिखा सकता कि मैं डर रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि आप मेल हो के डर रहे हो। ये और तो जबकि वो अंदर से डर रहा होता है। एग्ज़ैक्टली। हुँ। सो इसको थ्रू योर मीडियम एंड मैं ये चाहती हूँ कि सब मेल्स तक ये बात पहुँचे, इवन सब फीमेल्स, वी एज़ अ सोसाइटी जी। ये बात जानी चाहिए कि इमोशन इज़ नॉट जेंडर बायस्ड एंड मेल भी उतना ही इमोशनल होता है और फ़ील करता है एंड उसको अलाउ होना चाहिए, उसको एक स्पेस मिलना चाहिए जहाँ वो भी एक्सप्रेस कर सके। वो तभी होगा जब हम एक्सेप्टेंस देंगे उनको। हम उनको जज नहीं करेंगे। हम उनको कहीं कंपार्टमेंटलाइज़ वो नहीं करेंगे कि तुम मेल होके ये नहीं कर सकते हो। सो आई थिंक ये एक सोसाइटी की ड्यूटी है। ये हम सबकी ड्यूटी है। इवन इवन एज़ अ पार्टनर आई वुड से दिस इज़ आवर ड्यूटी कि अगर आपका पार्टनर आपको लग रहा है लो फ़ील कर रहा है, सो प्लीज़ एनकरेज योर पार्टनर टू स्पीक एंड टॉक टू यू एंड इवन प्रोफेशनल हेल्प। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए दैट मेन कैन गो थ्रू एंड रादर दे गो थ्रू ऑल सच इमोशंस एंड उनको उतना ही हक है, जितना फी एक फीमेल फीमेल को को है। और जितना एक बच्चे को हक है। तो रिधि, आज के डिस्कशन से हमारी सोसाइटी को बहुत फ़ायदा होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि हम जब भी आपको दोबारा बुलाएँ,
आप हमारे यहाँ पधारें, आप यहाँ आई, आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच। रादर आई रियली एप्रिशिएट कि आप क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा इवन एज़ अ मीडिया पर्सन आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये अगर मीडिया अपना रोल एजुकेशन का अ, अपने अच्छे तरीके से कर जाए तो रीच बहुत बड़ी है। तो आई रियली एप्रिशिएट कि आप कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड मुझे मौका दिया आपने कि मैं अपनी बात कह सकूँ और लोगों तक आपके थ्रू ये बात पहुँचा सकूँ। सो थैंक यू सो मच। जी, बहुत-बहुत आभार।